सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं गौरव पटेल आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव पटेल एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने पर्यावरण से संबंधित कुछ टॉपिक जैसे परिवार क्या होता है, मेला, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जैसे टॉपिकों को अच्छे से समझ लिया है। तो उसी में एक अगला टॉपिक है जिसे हम आवास कहते हैं, उसे अंग्रेजी में हैबिटेट या शेल्टर बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसे आवास कहेंगे, तो आवास वह प्राकृतिक वातावरण या स्थान है जहाँ कोई भी जीव जैसे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या पौधे प्राकृतिक रूप से रहते हैं या विकसित होते हैं, प्रजनन करते हैं और अपनी आवश्यकताओं जैसे भोजन, पानी, सुरक्षा की पूर्ति करते हैं। अब इसके बाद में हमने ये इस परिभाषा के माध्यम से आवास को तो जान लिया। तो आवास होते कितने प्रकार के हैं? तो आवास होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है स्थलीय आवास और एक होता है जलीय आवास। स्थलीय आवास को टेरेस्ट्रियल शेल्टर बोलते हैं। इसका मतलब ऐसे जीव-जंतु जो ज़मीन पर रहते हैं या ज़मीन पर रहने वाले हों। जैसे उसमें ज़मीन पर कौन-कौन से क्षेत्र आएँगे? उसमें वन आएगा, मरुस्थल, घास के मैदान, पर्वत, पहाड़ और इसके बाद में दूसरा है जलीय आवास जिसे एक्वेटिक शेल्टर बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें पानी में रहने वाले जीव-जंतु आते हैं। पानी में कहाँ-कहाँ रहेंगे? जैसे तालाब है, नदियाँ हैं, झील है, समुद्र है, महासागर है। अब इसके हम आगे चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कोई भी जीव उसी स्थान पर रहना पसंद करता है जहाँ उसे पर्याप्त सुरक्षा, भोजन तथा अनुकूल दशाएं मिलती हैं। इन जगहों को जंतुओं का क्या कहते हैं? वास स्थान। ऐसा नहीं कि हर जीव जहाँ चाहे वहाँ रह ले, नहीं। किसी भी जीव के लिए जब तक वहाँ की सारी कंडीशन उसके अनुकूल नहीं होती हैं, वो अपना वास या अधिवास वहाँ नहीं कर सकता। अब देखते हैं वास के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा जा रहा है? 4 भागों में बांटा जा रहा है। तो जीव इस 4 आधार के बेसिस पर रह रहे हैं। जैसे थलचर, जिसे हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। थल का मतलब जमीन, तो जमीन पर रहने वाले जीवों को हम थलचर बोलते हैं। अब जमीन पर कौन रहता है? जमीन का मतलब यहाँ पर एक समतल स्थान से लेकर के नहीं, यहाँ है समतल स्थान तो होगा ही, मैदान, पर्वत, पठार सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद में ऐसे जीव जो जल में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक कहते हैं और वही उनका स्थान होता है, उन्हें इसलिए जलचर बोलते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो नभचर कहे जाते हैं, जिसे एरियल बोलते हैं। नभचर मतलब आसमान में विचरण करने वाले जो जीव जंतु होते हैं। उभयचर ऐसे जीव जो जल में भी रहें और थल में भी रहें, उनका दोनों जगह वास होता है। इसका मतलब जैसे कछुआ है, तो कछुआ जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। मेढक मेढक को आपने जमीन पर भी देखा होगा और पानी पर भी। तो वास के आधार पर हमने जंतुओं को या जीवों को 4 भागों में बांट करके देख लिया। उसमें था जलचर, थलचर, नभचर और उभयचर। इसके बाद में एक आगे जब हम एक परिभाषा आती है उसे हम कहते हैं अनुकूलन। तो अनुकूलन क्या होता है? प्रत्येक जीव का अपने आवास के अनुसार स्वयं को ढाल लेना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन। मतलब जो भी जीव होता है, जो आवास बनाता है या वास होता है, धीरे धीरे करके वहाँ का आदी हो जाता है। आदी होने का मतलब ही क्या कहा जाता है? या अपने को पूरी तरीके से उसमें ढाल लेने का प्रयास करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? अनुकूलन। अनुकूलन का अंग्रेजी में मतलब होता है एडॉप्टेशन। अब ये तो हमने देख लिया जीवों के संबंध में। अब हम देखते हैं कि अपने ही देश में मान लीजिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो क्या सभी में मानव का आवास एक ही तरीके से है? ऐसा तो है नहीं। अगर व्यक्तियों में विविधता है,
जंतुओं में विविधता है, प्राणियों में विविधता है, तो मनुष्य के रहने के जो घर हैं या आवास हैं, क्या उनमें विविधता नहीं होगी? हाँ, होगी। तो उसी के आधार पर हम मानवों के आवास देखेंगे कि वो विविध प्रकार के आवास बना कर के रहते हैं, वो कहाँ पर रहते हैं और ऐसी क्या कंडीशन बनती हैं जिसके कारण उनको वहाँ पर रहना पड़ रहा है। अब आते हैं मानव के आवास में, सबसे पहले है बाँस के घर। बाँस के घर अभी तक हम लोगों ने अगर मैदानी भागों में रहते तो ज़्यादातर ये कंक्रीट के घर ही देखे थे, लेकिन एक शब्द आया हमारे यहाँ बाँस के घर। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे स्थान जहाँ पर बारिश अधिक होती है और पानी जो है स्थल पर भरा रहता है, जिससे क्या होता है, अब वहाँ पर कंक्रीट या इसके घर तो बन नहीं सकते, तो बाँस के घर हमारे जो देश में एक राज्य है असम, पूर्वोत्तर में पड़ता है, वहाँ पर इसके घर बनाए जाते हैं। और होता क्या है, बाँस के हैं तो ये बाँस के ही बनाए जाते हैं और इनको करा क्या जाता है, इनको काट करके इतने-इतने बड़े टुकड़े किए जाते हैं कि 10 से 12-12 फीट के हो जाएँ, 10 से 12 फीट के। फिर उसी के बाद उसमें इस तरीके से बाँध लेते हैं जिससे गिरे नहीं और उसका स्ट्रक्चर बना के घर बना के रहते हैं। और बाँस में वहाँ का कुछ ऐसा मजबूती आ जाती है कि बाँस काफ़ी समय तक पानी में रहने के बावजूद भी क्या है, सड़ता नहीं है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि बाँस के घर कहाँ बनाए जाते हैं, तो आपको ऑप्शन में अगर असम दिखे तो उसे देख करके तुरंत टिक कर देना है। अब आगे चलते हैं और कहाँ कैसे घर बनते हैं। अब देखते हैं हम मिट्टी के घर। अब हमने पहला देख लिया कि बाँस के घर, अब मिट्टी के भी घर होते हैं? हाँ। ऐसे स्थान जहाँ बारिश कम होती है और अत्यधिक गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर किसके घर बनाए जाते हैं? मिट्टी के घर। जैसे अपने यहाँ इन चीज़ों को लिया जाए तो राजस्थान में ऐसे घर आपको देखने को मिले, क्योंकि गर्मियों के समय राजस्थान का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है और अगर वहाँ कंक्रीट के घर बना दिए जाएँगे तो कंक्रीट जल्दी गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, इसलिए वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वहाँ के लोगों को अनुकूलन के लिए उन्होंने मिट्टी के घर बना रखे हैं और अपना अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। अब क्या तैरते हुए भी घर हो सकते हैं? हाँ, हमारा जो पहले एक राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर, जिसे 2019 में 2 भागों में बाँट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, तो लद्दाख नहीं, जम्मू कश्मीर में तैरते हुए घर हैं। वहाँ की जो डल लेक है उस पर हाउस बोटें चलती हैं। हाउस बोटों का मतलब ये होता है कि उसी में उनका रहना खाना सब कुछ होता रहता है, इसीलिए उन्हें तैरते हुए घर के रूप में जानते हैं और उनका स्थानीय नाम डूंगा कहते हैं। क्या बोलते हैं? डूंगा, जो साधारण तौर पर तैरते हुए क्या होते हैं? घर होते हैं। और कहाँ पे तैरते हुए घर हमें मिलेंगे, तो हम देखेंगे पूर्वोत्तर में एक राज्य है मणिपुर। क्या हमने बताया? पूर्वोत्तर में एक राज्य है मणिपुर, वहाँ पर एक झील है लोकटक झील, और वहाँ उस झील में जो फुमुदी प्रकार की वनस्पति होती है उस पर जो घर बनने हैं उन्हें तैरते हुए घर के रूप में जाना जाता है। लेकिन आपको मुख्यतः ये ध्यान रखना है कि तैरते हुए घर ज़्यादातर आपको कहाँ पर मिलेंगे? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में किस झील में? डल झील में, क्योंकि वहाँ की जो नावें होती हैं उनमें बहुत अच्छे से नक्काशी करके बहुत सुंदर सजावट की जाती है। तो हमने पढ़ लिया बाँस के घर क्या होते हैं, मिट्टी के घर क्या होते हैं और तैरते हुए घर क्या होते हैं। बाँस के घर हमने असम में देखा, मिट्टी के घर राजस्थान में और तैरते हुए घर जम्मू कश्मीर में। अब आते हैं भाई, क्या पत्थर के भी घर होते हैं? हाँ, ऐसे स्थान या ऐसे स्थान का मतलब यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों से है, क्योंकि वहाँ बारिश अधिक होती है और बर्फबारी भी पड़ती है, इसलिए वहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं वो पत्थर के होते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि पत्थर के घर कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्र में। अपने यहाँ पर्वतीय क्षेत्र कहाँ है? जैसे हिमाचल प्रदेश, जैसे जम्मू कश्मीर, जैसे लद्दाख। और पूर्वोत्तर में जाएंगे तो वहाँ पर जैसे अरुणाचल प्रदेश है, तो पूर्वोत्तर के ज़्यादातर राज्य पर्वतीय ही, लेकिन
बर्फ़बारी हमें अगर देखनी है ज़्यादातर तो आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में ही जाना पड़ेगा। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो घर बनते हैं वो किसके बनते हैं? पत्थर के घर बनते हैं। अब चलते हैं आगे हम लोग। अच्छा, घुमंतू लोग होते हैं, उनके घर कैसे बनते हैं? घुमंतू लोग होते कौन है? ऐसे लोग जो एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। जैसे पहले के समय हम लोग देखते थे ज़्यादातर, क्योंकि अब तो नहीं देखने को मिलता है, बंजारे होते थे। तो वो अपने साथ जो भी जानवर थे और अपने घर के पारिवारिक सदस्यों को लेकर के एक झुंड के रूप में चलते थे। फिर पता चला कि आज इस गांव में रुके हैं, फिर यहाँ पे कुछ अपना जो भी उन्हें हुनर होता था काम का वो करते थे। उसके बाद में दूसरे गांव या थोड़ी दूर जा कर के फिर स्थान लेते थे। तो ऐसे ही अपना जीवन यापन करते रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो ऐसे लोगों के जो घर थे वो घुमंतू घर के रूप में और टेंट लगा करके वो लोग क्या करते थे? रहते थे। अब क्या बर्फ के भी घर होते हैं? हाँ, बर्फ के भी घर होते हैं। ये हमारे जहाँ बर्फ ज़्यादा पड़ती है। अब हम पृथ्वी का अगर मैप लें तो बर्फ सबसे ज़्यादा देखा जाए तो उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर पड़ती है। तो इसमें हम उत्तरी ध्रुव का ही उदाहरण ले लेते हैं, जिससे वहाँ पर मनुष्य थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रहता है कंपेयर करें तो दक्षिणी ध्रुव के सापेक्ष में। तो आर्कटिक और अलास्का जैसे जो क्षेत्र हैं, आर्कटिक और अलास्का जैसे जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर किसके घर बनते हैं? बर्फ के घर बनते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पर ठंडी जो तूफान चलते रहते हैं और जो लोग वहाँ स्थान पर रह रहे हैं, इससे बचाव के लिए वो बर्फ की सिल्लियों को काट काट करके एक के ऊपर एक रखते चले जाते हैं और गुंबदाकार घर बना लेते हैं। फिर होता क्या है, उसी के अंदर घुसने का, लेट करके घुसने का उसमें जाना होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम साधारण तौर पर मैदानी भागों में बाहर हैं तो सीधे घुसते हुए घर में चले आते हैं, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर लेट के अंदर घर में जाया जाता है, क्योंकि उसका जो द्वार होता है वो छोटा रखा जाता है, क्योंकि ठंड बाहर जमाने वाली होती है, क्योंकि -79 डिग्री, -60 डिग्री, -70 डिग्री इस तरीके से वहाँ का तापमान रहता है। ऐसे में सर्वाइव करना आसान नहीं होता है। तो ऐसे घर कहाँ पर बनते हैं बर्फ के? आर्कटिक और अलास्का जैसे क्षेत्रों में। फिर क्या होता है कि इसके लिए एक खास जनजाति फेमस है, जिसे हम एस्किमो बोलते हैं, और उन्हीं के द्वारा ये बनाए जाते हैं। तो हमने तैरते हुए घर, पत्थर के घर, बांस के घर, मिट्टी के घर देख लिया। और जो बर्फ के घर होते हैं उन्हें एक नाम जैसे कि नहीं सिंबल के तौर पे दे दिया जाता है, उसे इग्लू बोलते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू। और यहाँ की जो स्लेज गाड़ियाँ होती हैं, इनको वहाँ के जो कुत्ते होते हैं वही खींचते हैं, क्योंकि बर्फ पे वो गाड़ियाँ आराम से चलती रहती हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है, क्या बिना दीवार के भी घर होते हैं? हाँ, तो अमेज़न के जंगल हैं। दक्षिणी अमेरिका एक महाद्वीप है जहाँ अमेज़न के जंगल हैं। जैसे आपने सुना होगा ब्राज़ील है, वेनेजुएला है, ऐसे क्षेत्रों में एक जंगल पड़ता है जिसे अमेज़न के जंगल बोलते हैं। वहाँ पर बिना दीवार के घर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये भूमध्य रेखा के समीप है। तो जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के समीप होता है वहाँ अत्यधिक गर्मी होती है। गर्मी के साथ अत्यधिक वर्षा होगी। जहाँ अत्यधिक गर्मी है, अत्यधिक वर्षा है, तो ये समझ लेना वहाँ पर समय के साथ में अत्यधिक उमस भी होगी। तो इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, ताड़ की पत्तियों को खंभे से टिकाकर बड़ी गोलाकार छत बनाते हैं और ये छत मध्य में खुली रहती है। इसका मतलब क्या है कि उमस जो है पूरी तरीके से अगर ऊपर से ढक देंगे तो उसमें एक पूरा क्लोज्ड बन जाएगा, जिससे होगा क्या कि सारी गर्मी जो थोड़ा कुछ बाहर हवा में हो जाए, कम हो जाए, तो उस वातावरण में अगर छत नहीं रहती है तो अन्य की अपेक्षा में थोड़ी गर्मी कम लगती है। तो बिना दीवार के घरों का जहाँ पे बनना होता है वो दक्षिणी अमेरिका के अमेज़न के वन होते हैं। अब आते हैं पशु पक्षी के आवास। अभी हम लोगों को जीवों के देख लिया, मानवों के देख लिया, अब इसमें आते हैं कि
पशु पक्षियों के आवास भी क्या होते हैं? हाँ, पशु पक्षी भी कहीं न कहीं आश्रय लेते हैं, और जो आश्रय जहाँ लेते हैं उन्हीं को उसका आवास बोलते हैं। तो शेर का आवास कहाँ होगा? तो सभी को पता है शेर कहाँ रहता है, गुफा में रहता है। और मरुस्थल में पाए जाने वाले ऊँट, क्योंकि वहाँ उसे रेगिस्तान का जहाज के रूप में जानते हैं, क्योंकि ऊँट के जो कुबड़ होता है उसमें भोजन किसके रूप में संचित रहता है? वसा के रूप में। वसा का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ? भोजन वाले चैप्टर में संतुलित आहार में एक आया था वसा। वसा का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा कैलोरी अगर किसमें थी? वसा में। लगभग 9 कैलोरी प्रति ग्राम हमको वसा मिल रही थी। तो ऊँट के कुबड़ में भी भोजन किसके रूप में संचित रहता है? वसा के रूप में। और अत्यधिक दिनों तक, मान लीजिए 5-6 दिन तक अगर उसे भोजन या पानी ना मिले तब भी वो जीवित रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी पशु पक्षी और जीव रहते हैं, क्योंकि वहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है। तो उसमें पाए जाने वाले कुछ जीव हैं, जैसे याक है, हिम तेंदुआ है, पहाड़ी बकरी है, भालू है। तो आपने जब देखा होगा कि पर्वतीय क्षेत्र जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ की जो जीव पाए जाते हैं, जो भी जीव जंतु, उनकी ऊपर की स्किन में बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, और उनमें चर्बी, जैसे वसा या फैट है, उसकी भी मात्रा अत्यधिक होती है। क्योंकि जब वसा की मात्रा अधिक होती है, हम लोगों ने वहाँ पर देखा था, जो लोगों के अंदर वसा की मात्रा ज़्यादा थी उन्हें ठंड कम लग रही थी। इसका मतलब है कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी जानवर मोटे तगड़े होते हैं, और उनके शरीर पर बाल होते हैं जो उष्मा का अवरोध करते हैं और ठंड से क्या करते हैं? बचाते हैं। और वहीं पर एक पहाड़ी बकरी है, लद्दाख और जैसे क्षेत्रों में कहा जाता पाली जाती है, कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्रों में, जिसे हम पश्मीना बकरी कहते हैं। उससे बनने वाली शाल पश्मीना शाल होती है, और ये चांगपा समुदाय द्वारा इसे पाला जाता है, क्योंकि पश्मीना शाल जो कहा जाता है कि इतनी मुलायम बालों से बनती है कि इसे मशीनें नहीं बना सकती। इसे खास तरह के जो कारीगर वहाँ के होते हैं लद्दाख के, वही लोग इसे बनाते हैं। तो हमने पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले जीव के रूप में देख लिया, और उसमें पश्मीना शाल का भी जिक्र कर लिया। अब आते हैं, जैसे चील हो गया या बाज हो गया, ये कहाँ पे अपना आवास बनाते हैं? तो ये सबसे जो पेड़ ऊंचे होते हैं, उन सबसे पेड़ के ऊंचे वाले स्थान पर ये अपना घोंसला या स्थान बनाते हैं। बया चिड़िया कहाँ पे अपना स्थान या आवास बनाती है? तो नर बया अपना घोंसला छत्ते की तरह से लटकता हुआ बनाता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बया चिड़िया जो है, उसमें चिड़िया जो उसका मादा है वो घोंसला नहीं बनाती है। घोंसला कौन बनाता है? नर बया। और जिस नर बया का घोंसला सबसे अच्छा होता है, उसी में मादा बया चिड़िया अपने अंडे देती है। एक होता है दर्जिन चिड़िया। दर्जिन जैसे नाम में ही इसके है, तो ये पत्तों को सिल करके अपना घोंसला बनाती है। फिर कबूतर कहाँ पे अपना आवास बनाते हैं? खंडहरों में, या मंदिर के जो बयाला होते हैं उनमें अपना आवास बनाते हैं। कौवा अपना आवास कहाँ बनाता है? पेड़ों की सबसे ऊंची डालियों पर। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि चील या बाज जो पेड़ सबसे ही ऊंचे होते हैं उनके सबसे ऊपर बनाता है, और ऐसी ही स्थिति कौवा में भी पाई जाती है। अब आते हैं बतख। तो बतख कहाँ? बतख ज़्यादातर पानी में रहती है। तो क्या वो पानी में अपना अंडे देने के लिए आवास बनाएगी? नहीं। वो करती क्या है कि जो ज़मीन के पास, मतलब पानी होता है, पानी के पास जो ज़मीन होती है वहाँ पर आ करके ही अपना आवास बनाकर वहीं अंडे देती है। अब कुछ नोट या की पॉइंट के तौर पर हम देख लेते हैं। जैसे एक प्रक्रिया है शीत निद्रा या हाइबरनेशन इसे कहते हैं। होता क्या है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ज़्यादातर सर्दियों के कठोर मौसम, जैसे भोजन की कमी और अत्यधिक ठंड से बचने के लिए महीनों तक जो जीव हैं वो गहरी नींद में चले जाते हैं। मतलब आपको दिखेगा ही नहीं, ये ऐसा लगता है कि ये हैं ही नहीं। तो उसमें कौन कौन होता है? जैसे हिम गिलहरी,
गिलहरी भी कई प्रकार की होती हैं, क्योंकि एक गिलहरी होती है जो स्थलीय भागों में पाई जाती है, उसे तो हम साल के 12 महीने देख सकते हैं। लेकिन जो हिम गिलहरी होती है, मतलब जो पहाड़ों पर या सर्दियों वाले क्षेत्रों में रहती है, उसे हिम गिलहरी बोलते हैं। और चमगादड़ हो गया, कछुआ हो गया, सांप हो गया, मेढक, छिपकली, भौरे, ये जो होते हैं सर्दियों में शीत निद्रा में चले जाते हैं या सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में हाइबरनेशन कहते हैं। सबसे आम अगर उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे तो घरों में छिपकलियाँ ठंडियों में हमें कहीं दिखती ही नहीं। ऐसा लगता है कि किसी के घर में छिपकलियाँ हैं ही नहीं। तो वो क्या करती हैं, क्योंकि उस समय भोजन की कमी होती है, ठंड अत्यधिक होती है, तो अपने को कहीं एक जैसे फ़ोटो हो गए, कोई फ्रेम हो गया, उसके पीछे अपने को संरक्षित करके एक वैसी अवस्था में सर्दियों के 1-2 महीने को वैसे ही ऐसा लगता है कि उनमें जान नहीं है, लेकिन जान होती है, फिर भी वो अपने को जीवित रखे हुए रहती हैं और बाहर नहीं निकलती हैं। तो इस प्रक्रिया को ही हम शीत निद्रा कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हम आवास से संबंधित जो भी चैप्टर था कि आवास क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, जैसे हमने स्थलीय और जलीय का, फिर इसके बाद में आवास में अनुकूलन की प्रक्रिया क्या है कि कोई भी जीव कहाँ के लिए अनुकूल होगा, वो अपनी पूरी तरीके से मनोदशा के तौर पे। फिर मनुष्यों के लिए भी क्या आवास होते हैं और आवास के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, इन सब को हमने अच्छे से जाना। तो उम्मीद करते हैं इस टॉपिक जो आवास था, जिसे हम हैबिटेट या शेल्टर बोल रहे थे, आपने इसे अच्छे से देख लिया होगा और याद भी हो गए होंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कठिन है नहीं जो आपको याद